जो पाकिस्तान के कर्ज़े हैं बाहर के मुल्कों में, और आपने बताया कि कोई इदारा है साउथ अमेरिका का, शायद फ्रांस का, जो कि उनके पास सारा पैराफर्नेलिया है, जो कि मतलब बता सकता है कि किसने कितने कर्ज दिए और कहाँ ज़ाया किए हैं। तो मैं ये गवर्नमेंट तो शायद नहीं करेगी, मेरा मतलब आप जैसे। जी जी, मैं बता दूं, मैं उससे बहुत काम किया मैंने। देखें, अक्सर लोग कहते हैं खादिम रिजवी साहब जो था ना, वो बड़ा अजीब अजीब बड़े लगाता था कि अगर आपने हमें कर्जा मांगा तो आया जे गौरी। ऐसी बात नहीं है जी, ये हकीकत है। एक मुल्क था एक्वाडोर, उस मुल्क में 2016 में एक आदमी इलेक्ट हो गया, उसका नाम था राल्फिल कोरिया। ब्रसल्स में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, उसका नाम है कमेटी फॉर द एबोल्यूशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट। वो कहते हैं कि ये जो डेट लोगों ने लिया होता है ना, विच इज डेट विच वॉज अक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू, इज इलिजिटिमेट। जो चंद लोगों की मर्जी के लिए, चंद लोगों की सहूलत के लिए लिया जाता है, वो इलिजिटिमेट। मतलब जब 97 में ये मोटरवे बना, तो आज तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन 97 में हमारी जरूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन हमने बना लिया। हम कुछ और चीज, इसलिए और बहुत सारी चीजें, मतलब एयरपोर्ट के ऊपर कंगी पाम के बूटे लगाने की क्या जरूरत है? अंग्रेज ने माल रोड पूरी की पूरी खूबसूरत बनाई है, पीपल के दरख्त से बनाई है, क्या खूबसूरत माल रोड। ठीक, तो वो कहता था। और राल्फ कोरिया ने कहा कि मैं डेट नहीं तुम्हें दूंगा जब तक ऑडिट ना करें। 9 महीने में एरिक टुसां को बुलाया ब्रसल से, उसने 74 लाख कागजात स्टडी किए, कुछ 6 लाख के करीब डॉक्यूमेंट स्टडी किए, और उसने एक पूरे का पूरा पूरा वो बनाया। ये मेरे सामने, ये मैं फिक्रे पढ़, शायद मैं अभी इसके अंदर पढ़ा होता, मैं आपको फिक्रे पढ़ के सुनाता हूँ। ये कोई दीवाने की बड़ नहीं मैं जो सुना रहा हूं आपको। उसने कहा कि ये हम नहीं देंगे, और उसने वॉल स्ट्रीट से अपने सारे के सारे जितने भी थे ना, वो मंगवा लिए, अपना बॉन्ड जो थे। आप अंदाजा करें कि पूरी दुनिया जो थी, ये देखें, ये लो, स्टॉप पेइंग द डेट्स। उसने कहा कि ये उसने मंगवा लिए, और आप अंदाजा करें 26% पे रह गए। अगले साल का जो बजट था, वो ऐसे लगता था किसी दुनिया की अमीर तरीन मुल्क का बजट है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सारा बिल्ड कर दिया, हर चीज। अगले दिन सारे आके IMF, वर्ल्ड बैंक उसके दरवाजे पे बैठ गए। उन्होंने कहा जनाब बताएं क्या करना है, आप अपने बॉन्ड वापस करें। उसने कहा मैं तो नहीं, 82% एग्री हुआ कि 82% इलिजिटिमेट है। उसकी देखा देखी अर्जेंटीन ने कहा ये जितने तुमने पैसे दिए हैं, ये 4 डिक्टेटर आए थे, इन लोगों को तुमने पैसे दिए, उन्होंने हमारे इनकी ये जायदादें बेचो। माना गया। ब्राजील को कहा कि तुम्हारे पर $123 बिलियन का कर्जा है, तुम हमें दो। उसने कहा मेरे पास नहीं है, तुमने जिन लोगों को कर्जा दिया उनसे वसूल करो। उसने कहा नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती में चढ़ाई कर देंगे। ब्राजील ने कहा आई कट डाउन द अमेजन फॉरेस्ट एंड पे यू द मनी। मैं अमेजोन के जंगल काटूंगा और तुम्हें जो है मैं पे कर दूंगा। उसने कहा दीज आर लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कहा ओके, गिव द रेंट ऑफ द ऑक्सीजन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तुम वो पेमेंट करो उस ऑक्सीजन को जो मुझसे लेकर। घुटनों पे गिर गए। इस वक्त ब्राजील की इकॉनमी अमेरिका की इकॉनमी को शेडो करती। ऐसा मसला नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट चल रही है डेट जुबली की, जिसको कहते हैं कि दुनिया जो है लोगों के, अमीर मुल्कों के कर्जे देने से इनकार कर दे, क्योंकि गरीब मुल्कों ने कम से कम 17 गुना उसके अंदर वो इनकार तो करो। मैंने इमरान खान से कहा, मैंने इंटरव्यू में, रिकॉर्ड है इंटरव्यू के अंदर लिखा कि जब आप एक्वाडोर की तरह क्यों नहीं खड़े हो गए, उन्हें हमारा मसला ये, हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा वो तो इतना सा मुल्क था 24 लाख का, आप तो एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान तो वो कुछ कर, असल मसला ये नहीं है। मुझे कल एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल कह रहे थे कि हमारे पास अब अमेरिका के ऊपर कोई डिपेंडेबिलिटी ही नहीं है। ना हम तेल लेते हैं, ना हम उससे ऊर्जा लेते हैं, हमारी पूरी की पूरी सस्टेनेबल हो गई है, क्योंकि अमेरिका के असला हमारा काम नहीं करता। F-16 का जो उसका है ना सिस्टम, वो पाकिस्तान से बाहर हम जा नहीं सकते, उसके ऊपर रुक जाता है फौरन, नहीं चला सकते हम, उनको दिए नहीं, उन्होंने बहुत ऊपर से बकायदा उसको कवर करते हैं। ये सिर्फ टेस्ट का मसला रह गया है, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, फौज में भी, सियासतदानों में भी। मेरे बेटे की नौकरी चली जाएगी, मेरे उसका वहाँ पर वो हो जाएगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से, हमारी ज़मीन जा। मुझे एक बंदे ने बड़े हंस से कहा, बहुत बड़ा कहता, वो देखा ना तुम अगर कभी बाहर जाना हो तो तुम जायदाद इंग्लैंड बनाओगे या चीन बनाओगे। मैंने कहा मैं चीन में क्यों बनाऊंगा, इंग्लैंड में क्यों बनाऊंगा। फिर मुझे वही तकलीफ की बात करने, शास्त्री का घर मैंने जाके देखा था, बनारस के 1.5 मरले का घर है।
गुलजारिना नंदा का घर किराए पे था। नेहरू ख़ानदान से अमीर को है, ईटन में अपने बेटे को पढ़ाया था, जो कि कमाल। नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक एक मरला नहीं है किसी का बाहर। सर मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि या इदारे कह लें या शख्सियात कह लें, आपस में ड्रैगर्स ड्रॉन वाली बात है, पोजीशन बड़ी सख्त है सबकी। तो पाकिस्तान के अंदर कोई इंटेलेक्चुअल या कोई ऐसा ग्रुप जिनके बड़े बड़े कदकाठ हैं, जिनको हम जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो हम बड़ा सुना भी है कई दफ़ा, ये लफ्ज़ भी, टर्म भी, ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन, उस तरफ जाने को या लेके जाने को इतना कोई भी इतनी वजनी कोई ग्रुप नहीं है। देखिए, पहली बात यह है कि नेल्सन मंडेला को जब रहा किया गया था तो नेल्सन मंडेला से ये नहीं कहते पहले तुम गुनाहों की माफ़ी मांगो फिर हम तुम्हें रिहा करेंगे। नेल्सन मंडेला को, अब जो लोग साउथ अफ्रीका गए वो उस जजीरे को देखा होगा। नेल्सन मंडेला की कैद इस तरह की रही, अगरचे कैद थी, कैद होती है। मैं उनके पोते से भी मिला हूँ जो मुसलमान हो गया हुआ है। थिंक टैंक का जहाँ तक ताल्लुक है ना, पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा वो बदकिस्मत है कि जिसने गुज़िश्ता 5 साल से इल्म पे खर्च करना बंद कर दिया। ऑक्सफोर्ड जो है ना, ऑक्सफोर्ड सिटी, उसके अंदर 322 घर पाकिस्तानियों के हैं, 3 लोगों के। 120 एक के हैं, 110 एक से हैं, 100 कुछ एक के हैं। आप हैरान होंगे कि उस जमाने में ज़मीनें खरीदी 3 लोग ऑक्सफोर्ड के द रिचेस्ट मलक का नाम है, मलक का रियाज मलक, उधर के। एक स्कॉलरशिप नहीं है पाकिस्तान के लिए उनकी तरफ से। ये बेचारे वो शिविंग के स्कॉलरशिप और उसके स्कॉलरशिप लेके पलते हैं। एक मैंने खड़े हुए कहा बर्मिंघम में, वो जो एक बैठे हुए थे, मैंने कहा कुछ शर्म की मकाम कम से कम ये है कि आप जिस मुल्क का दम भरते हो उस मुल्क के बच्चे जो हैं वो गोरे के स्कॉलरशिप पे आके यहां पढ़ते हैं, तुम्हारे साथ मोहब्बत कैसे करेंगे वो लोग? आप किसी से कह दें आप मैंने जनाब अपना आज करना है, यहाँ पर यतीमों के लिए स्कूल बनाना है, फलाने कर लीजिए, आप उससे कहें कि मैं एक ऐसा अदारा बनाना चाहता हूँ कि जिसमें खालिसतन इस तरह का थिंक टैंक बने जहाँ से लोग PhD करेंगे। लोग कहेंगे ये फजूल सा काम है, इसमें आप क्यों लगते हैं? यूनिवर्सिटी, दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी जो हैं उनमें वो उस पर चलती हैं फाउंडेशंस के ऊपर। आप जाएंगे, आपके पैसे नहीं हैं, काबिल हैं, आएँ, तशरीफ़ लाएँ, पढ़ें। 12 कम से कम मैं यूनिवर्सिटियों के नाम ले सकता हूं कि जो यूनिवर्सिटियों के गिर्द बड़े शहर बने। पहले यूनिवर्सिटी बनी है फिर शहर बना है। कैम्ब्रिज पहले यूनिवर्सिटी बनी है फिर शहर बना है। ऑक्सफोर्ड पहले यूनिवर्सिटी बनी है फिर शहर बना है। हार्वर्ड जो है और वो पहले यूनिवर्सिटी बनी है फिर उसके बाद उनका वो बड़ा सा शहर बना है। ऑस्टिन पहले यूनिवर्सिटी बनी है फिर उसके बाद शहर बना है। आपका कोई एक शहर बताएं ऐसा? आगे पहले फूड स्ट्रीट बनती है फिर शहर बनता है। तो थिंक टैंक को काम हमने किए नहीं, सच्ची बात। अपने आप को सोचना चाहिए ना, अपने कुछ नहीं, इल्म के ऊपर। अच्छा, हमारे यहाँ एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ बड़े लोग जरूर पैदा हुए जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिक काम किए। मैं कभी कभी मौलाना मौदूदी का काम देखता हूँ, अकेले बंदे का काम नहीं, इंस्टीट्यूशन का काम लगता है। मौलाना अशरफ अली थानवी का काम देखता हूँ, अकेले बंदे का काम नहीं, इंस्टीट्यूशन का काम लगता है। मतलब इंसाइक्लोपीडिक काम है, हैरानकुन काम। लेकिन इंडिविजुअल करके आपने कुछ नहीं किया वैसे, और आप सोच लें क्या आपने उन लोगों के साथ किया क्या इन लोगों के साथ। तो इसलिए थिंक टैंक वाला काम वाम को नहीं।